दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले में एक छोटा-सा खूबसूरत गाँव है सुमेरपुर। इसी गाँव में 40 साल की एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुनीता। सुनीता देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक अपने उम्र से काफ़ी कम की लगती थी। दोस्तों, उसके चेहरे की रंगत और पहनावे को देखकर कोई पहली नज़र में यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह 40 की हो चुकी है। दोस्तों, सुमित्रा का जीवन उम्र से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही एकाकी था। कुछ साल पहले ही उसके पति का असमय देहांत हो चुका था। दोस्तों, सुमित्रा की कोई अपनी संतान नहीं थी, लेकिन उसके स्वर्गीय पति के बड़े भाई जेठ का परिवार पास ही के दूसरे गाँव जोधपुर में रहता था। दोस्तों, रिश्ते में सुनीता का एक बड़ा परिवार था, पर सुमेरपुर वाले इस बड़े से मकान में वह अकेली ही रहती थी। दिन तो किसी तरह गाँव घर के कामों में बीत जाता था, लेकिन शाम होते ही सुमित्रा को अकेलापन काटने को दौड़ता था। दोस्तों, मनोरंजन के नाम पर उसने घर में एक बड़े से कमरे में रंगीन टीवी लगा रखा था। शाम को जब टीवी उसके पसंदीदा धारावाहिक आते थे, जैसे रामायण या महाभारत या मैच वगैरह या कोई मूवी, तो वह अकेले बैठकर उन्हें देखा करती थी। दोस्तों, सुमित्रा का स्वभाव थोड़ा चुलबुला और रंगीन मिजाज का था। जब वह शाम को गांव की गलियों में सज-धज कर टहलने निकलती तो उम्र-दराज लोग ही नहीं बल्कि गांव के नवयुवक भी उसे मुड़-मुड़ कर देखते। लेकिन सुनीता अपने इस प्रभाव से भली-भांति परिचित थी और अक्सर लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने ही आप में मस्त रहती थी। दोस्तों, कभी-कभी शाम को जब सुनीता टीवी देखती तो पड़ोस के कुछ युवा भी वहां पर मैच या खबरें देखने आ जाया करते थे। उन्हीं के एक लड़का था कबीर। कबीर सुनीता के स्वर्गीय पति के दूर के भतीजे का बेटा था, यानी रिश्ते में सुनीता उसकी दादी लगती थी और कबीर उसका पोता था। कबीर की उम्र यही कोई 20 से 21 साल की थी। वह शहर के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। दोस्तों, कबीर अक्सर शाम को सुमित्रा के घर टीवी देखने आ जाता। सुमित्रा उसे अक्सर सोफे पर अपने पास बैठने को कहती, लेकिन कबीर झिझक के मारे नीचे बिछी दरी पर बैठ जाता था। सुनीता हंसकर बोलती, अरे कबीर, तू क्यों नीचे क्यों बैठता है? ऊपर बैठना, सोफा कोई तुझे खा थोड़ी जाएगा। कबीर मुस्कुरा देता और कहता, नहीं दादी, मैं यहीं ठीक हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे सुमित्रा का उसके प्रति व्यवहार थोड़ा ज्यादा ही आत्मीय होने लगा। वह अक्सर बातचीत के दौरान कबीर के कंधे या हाथ पर हाथ रख देती। दोस्तों, 20 साल का युवा कबीर जो शहर में रहता था, सुनीता की इस अजीब नज़दीकी से थोड़ा असहज होने लगा। एक दिन उसने झिझकते हुए कहा, दादी आप थोड़ा दूर होकर बैठिए, मेरा ध्यान टीवी से भटकता है। दोस्तों, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कबीर, मैं तो चाहती ही हूँ यही हूँ कि तेरा ध्यान टीवी से हटे। दोस्तों, कबीर उसकी ओर देखता रह गया। उस शाम सुनीता की मीठी बातों और नज़दीकियों के जाल में कबीर उलझ गया। दोनों के बीच रिश्ते की मर्यादा की रेखा धुंधली होने लगी थी। दोस्तों, देर रात तक बातचीत और बहकावे का यह सिलसिला चला। जब रात के 12 बज गए तो कबीर घबराकर खड़ा हो गया और बोला, दादी अब मुझे घर जाना चाहिए, घर वाले चिंता करेंगे। दोस्तों, सुनीता ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है कबीर, तू जा, लेकिन याद रखना यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला तो गांव में मेरी तो बदनामी होगी ही, तेरे करियर और पढ़ाई पर भी दाग लग जाएगा। जब भी तेरा मन करे तू टीवी देखने के बहाने यहाँ आ जाया कर। दोस्तों, कबीर बिना कुछ बोले सहमा हुआ अपने घर चला गया। अगले ही हफ्ते सुनीता के पास जोधपुर के उसके जेठ जी का फोन आया। जेठ जी ने कहा, सुमित्रा, पहले हफ्ते में तुम्हारे भतीजे की शादी है, तुम्हें 2 दिन पहले ही जोधपुर आना होगा। घर में ढेरों काम है और मेहमानों की देखभाल भी करनी है। दोस्तों, सुनीता को भी अकेलेपन से कुछ दिनों की राहत चाहिए थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन सुबह सुबह सुनीता बस पकड़कर जोधपुर पहुंच गई। घर में शादी का माहौल था, चारों तरफ चहल पहल, ढोलक की थाप और नाते रिश्तेदार का आना जाना लगा हुआ था। दोस्तों, शादी वाले घर में सुमित्रा का खूब आदर सत्कार हुआ। वह अपने सुंदर पहनावे और हंसमुख मिजाज से सब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। दोस्तों, शादी के रीति रिवाज शुरू हो चुके थे। तिलक और संगीत की रात थी। गर्मी का महीना था, जून की तपती रातें।
दोस्तों सुमित्रा दिन भर काम में व्यस्त रहने की वजह से काफ़ी थक चुकी थी। देर रात जब सब लोग घर खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे, तो घर के अंदर काफ़ी घुटन और गर्मी महसूस हो रही थी। दोस्तों जोधपुर का वह घर 2 मंजिला था और उसकी छत काफ़ी बड़ी थी। गांव देहात के रिवाज के मुताबिक गर्मी के दिनों में घर के पुरुष और मेहमान छत पर ही बिस्तर लगाकर सोया करते थे। दोस्तों सुनीता ने भी अपनी थकावट दूर करने के लिए छत पर एक कोने में अपना बिस्तर लगा लिया। उस रात आसमान साफ था और हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सुमित्रा जब छत पर पहुंची तो उसने देखा कि छत के दूसरे छोर पर पहले से ही कोई सोया हुआ था। दोस्तों पास जाकर देखा तो वह कबीर था। कबीर शादी में शामिल होने के लिए 2 दिन पहले ही जोधपुर आ चुका था और उस दिन उसकी तबीयत कुछ ढीली, हल्का बुखार होने के कारण वह नीचे संगीत के शोरगुल से दूर छत पर आराम कर रहा था। दोस्तों सुनीता ने सोचा कि कबीर तो अपना पोता ही है, उसके पास सोने में क्या हर्ज है। वैसे ही सुमेरपुर में उसके बीच जो हुआ था, उसके बाद सुमित्रा के मन में लोक लाज का भय काफ़ी हद तक खत्म हो चुका था। दोस्तों वह कबीर वाले बिस्तर से थोड़ी ही दूरी पर अपना बिस्तर लगाकर सो गई। दोस्तों रात के करीब 2 बजे रहे थे, सन्नाटा छा गया। तो कबीर की आंख खुली, उसने देखा कि उसके बिल्कुल पास में सुनीता सोई हुई है। 20 साल का युवा कबीर जो पहले से ही सुनीता के बहकावे में आ चुका था, अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर रख पाया। कबीर ने उठकर सुनीता के कंधे पर हाथ रख दिया। सुनीता की आंख खुल गई। उसने कबीर को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, अरे कबीर तू यहाँ, क्या बात है, नींद नहीं आ रही है क्या? दोस्तों कबीर ने झिझकते हुए कहा, दादी मुझे सुमेरपुर वाली बात याद आ रही है। सुनीता ने कबीर को चेतावनी देने के बजाय बढ़ावा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, तू तो बड़ा खिलाड़ी भी निकला कबीर, मैं तो तुझे सीधा साधा बच्चा समझती थी। दोस्तों रात के अंधेरे में और गर्मी की उस सुनसान छत पर दोनों ने रिश्ते की बची खुची मर्यादा भी तार तार कर दी। पूरे घर के लोग नीचे सो रहे थे और छत पर यह अनैतिक कार्य चल रहा था। दोस्तों सुनीता को अपनी उम्र के और रिश्ते की पद दादी का तनिक भी भान न रहा और कबीर अपनी युवावस्था के भटकाव में पूरी तरह अंधा हो चुका था। दोस्तों शादी का मुख्य समारोह अगले दिन शांतिपूर्वक निपट गया। दूल्हा दुल्हन की विदाई हो गई और घर के ज्यादातर मेहमान अपने अपने घर लौटने लगे। लेकिन सुनीता को अपने जेठ जी की जेठानी के ने एक दिन और रुकने का आग्रह किया ताकि शादी के बाद बची हुई रस्में पूरी की जा सकें। सुनीता रुक गई। दोस्तों उसी रात फिर वही कहानी दोहराई गई, लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों रात के करीब 3 बजे कबीर और सुमित्रा छत पर एक साथ थे। इसी दौरान कबीर की बहस सुनीता से किसी बात को लेकर हो गई। सुनीता ने कबीर को थोड़ा डांट दिया, जिससे वह कबीर गुस्से में आ गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोस्तों सुनीता का पैर छत पर रखी एक लोहे की खाट से टकराया और वह जोर से चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ी। उसके सिर और कमर पर गंभीर चोट आ गई। दर्द के मारे सुनीता जोर जोर से रोने और चीखने लगी। दोस्तों सुनीता की चीख पुकार सुन नीचे सो रहे जेठ जी, जेठानी, भतीजे और परिवार के अन्य 8-10 लोग हड़बड़ाकर उठ गए। सभी लोग भागते हुए टॉर्च और मोबाइल की रोशनी लेकर छत की ओर दौड़े। दोस्तों जब सब लोग छत पर पहुंचे तो वहां दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनीता चोटिल हालत में जमीन पर पड़ी थी और कबीर बदहवास हालत में पास ही खड़ा था। दोस्तों दोनों की हालत और स्थिति चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि वहाँ क्या चल रहा था। दोस्तों परिवार के बुजुर्ग जेठ जी ने कबीर का कॉलर पकड़ लिया और कड़क आवाज में पूछा, यह सब क्या हो रहा है यहाँ? दोस्तों कबीर इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है और सुनीता तुम्हारी यह क्या हालत है? दोस्तों मामला पूरी तरह खुल चुका था। कबीर डर के मारे कांपने लगा और उसने रोते हुए सब कुछ उगल दिया कि सुमेरपुर से लेकर जोधपुर तक सुनीता ने उसे कैसे बहकाया था और दोनों के बीच क्या क्या हुआ। दोस्तों यह सुनते ही परिवार के लोगों के होश उड़ गए। जेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कबीर को 2-3 थप्पड़ जड़े और सुनीता की ओर नफरत भरी निगाहों से देखा। दोस्तों रिश्ते में जो महिला दादी लगती थी, जो लड़का पोता लगता था, उसके बीच इस घिनौने सच ने पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया। दोस्तों सुनीता की चोट गंभीर थी, इसलिए गुस्से के बावजूद परिवार वाले तुरंत जोधपुर के नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसके सिर पर टांके लगाए और इलाज शुरू किया। दोस्तों 3-4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सुनीता की हालत में सुधार आया। इस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने वाले
वो दिन सुनीता की जेठानी जो उम्र में सुनीता से बड़ी थी उसके पास आई और जेठानी की आंखों में आंसू और गुस्से का मिला-जुला भाव था। दोस्तों उन्होंने कहा, सुनीता तुमने यह क्या किया? 40 साल की उम्र में जब तुम्हें अपने धर्म और मर्यादा का पालन करना चाहिए था, तुमने अपने ही पोते उम्र के लड़के के साथ यह नीच काम किया। तुमने हमारे स्वर्गीय भाई साहब की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरे गांव के और रिश्तेदारों में थू-थू हो रही है। सुनीता रोते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। बोली, भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अकेलेपन और भटकाव में मुझसे पाप हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों जेठानी ने रुखाई से अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, माफ़ी भगवान से मांगो सुनीता। हमारे परिवार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब कभी जोधपुर मत आना और ना ही हमसे कोई रिश्ता रखने की कोशिश करना। दोस्तों कबीर का भविष्य तो बर्बाद हुआ ही, तुमने अपनी बची हुई ज़िंदगी भी बदनामी के अंधेरे में ढकेल दी। दोस्तों सुनीता अस्पताल में अकेले ही एक टैक्सी पकड़कर सुमेरपुर अपने सूने घर वापस आ गई। दोस्तों अब सुमेरपुर के गांव वालों को भी इस घटना की भनक लग चुकी थी। जो लोग पहले सुनीता को हंसकर बात करते, अब उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते। कबीर को उसके घर वालों ने आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया और सुनीता का नाम तक न लेने की सख्त हिदायत दी। दोस्तों सुनीता अब अपने उस बड़े से मकान में पूरी तरह अकेली रह गई। ना उसके पास कोई रिश्तेदार बचा था, ना कोई मर्यादा और ना ही कोई इज्जत। अब दिन रात अपने घर के कोने में बैठकर अपनी उस भूल पर आंसू बहाती और पछताती। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी अकेला क्यों न हो, उसे अपने नैतिक मूल्यों और पारिवारिक मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। क्षणिक भटकाव और शारीरिक आकर्षण इंसान के चरित्र, सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तों की पूरी तरह तबाह कर देता है। उम्र और रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना ही एक सभ्य समाज की पहचान है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।